गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गणेश बाल विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं बेटा आयन विनिमय। अपन पढ़ रहे हैं आयन विनिमय और इसका पहला पाठ अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें अपन ने पढ़ा है आयन विनिमय उत्क्रमणीय प्रक्रम। यह सजातीय आवेश वाले आयनों के मध्य विनिमय होता है। इसमें एक धनायन दूसरे धनायन का प्रतिस्थापन करता है, अर्थात धनायन द्वारा धनायन का जो एक्सचेंज होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, अपन धनायन विनिमय कहते हैं। आपने पढ़ा है कि ये दो प्रकार का होता है, एक होता है बड़ा धनायन विनिमय और एक होता है ऋणायन विनिमय। धनायन विनिमय से तात्पर्य है कि ह्यूमस या क्ले क्रिस्टल ऋणावेशित होने के कारण धनायनों को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? धनायनों को आकर्षित करते हैं और इसे क्या कहते हैं? धनायन विनिमय कहते हैं। आप सबको पता है कि जो ह्यूमस के कण है या जो क्ले क्रिस्टल के कण है वो क्या होते हैं बेटा? ऋणावेशित होते हैं और ऋणावेशित होने के कारण वह धनावेशित कणों को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और आयनों का क्या होता है? एक्सचेंज, अर्थात धनायन के स्थान पर धनायन का आना ही क्या है? धनायन विनिमय बेटा। तो ये पढ़ा था अपन ने धनायन विनिमय। इसके बाद में अपन ने पढ़ा है धनायन विनिमय की क्रिया विधि, जो आपने बेटा डिटेल से पढ़ी है। उसमें अपन ने पढ़ा है कि किस प्रकार से किसी पृष्ठ पर अधिशोषित धनायन का जब अध्यारोपित होते हैं तो उनके स्थान पर वैद्युत अपघट्य के कण या वैद्युत अपघट्य के धनावेशित कण उनको प्रतिस्थापित कर देते हैं। उनके अंदर क्या होता है बेटा? उनके अंदर कंपन होता है, या ये कह सकते हैं कि उनके अंदर इस प्रकार की कंपन गति होती है कि वह वैद्युत अपघट्य के कण अधिशोषित धनायनों के कणों को क्या करते हैं? अपने स्थान से हटा देते हैं और उस सतह पर क्या जाते हैं बेटा? अन्य धनावेशित कण आ जाते हैं। इसे ही कहेंगे अपन धनायन विनिमय, अर्थात धनायन के स्थान पर किसका धनायन का नहीं क्या बेटा? धनायन विनिमय है। आज जो अपना टॉपिक होगा जो पार्ट 2 है उसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे विनिमय आयनों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे बेटा? विनिमय आयनों के प्रकार। विनिमय आयनों के प्रकार। और विनिमय आयनों के प्रकार के अंतर्गत बेटा अपन देखते हैं कि यह दो प्रकार का होता है। एक होता है धनायन विनिमय, इसके बारे में आपने डिटेल से पढ़ा है। और दूसरा बेटा ऋणायन विनिमय। कौन सा है? ऋणायन विनिमय, जो इसके बाद में अपन पढ़ेंगे ऋणायन विनिमय। अर्थात पहले अपन पढ़ेंगे विनिमय आयनों के प्रकार, जिसमें एक होगा धनायन विनिमय, दूसरा क्या होगा? ऋणायन विनिमय। तो धनायन विनिमय किन किन आयनों का होता है? तो आप कह सकते हैं H+ हाइड्रोजन आयनों का, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, अमोनियम, इन सब आयनों का क्या होता है बेटा? विनिमय होता है। अर्थात एक धनायन के स्थान पर अन्य धनायन का आने क्या है? यहाँ पर विनिमय है, तो वो क्या होगा? धनायन विनिमय होगा। दूसरा है बेटा ऋणायन विनिमय। और ऋणायन विनिमय में अपन पढ़ते हैं बेटा सल्फेट, क्लोराइड, फास्फेट, हाइड्रोजन फास्फेट या डाइहाइड्रोजन फास्फेट या कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये सब क्या है बेटा? ऋणायन विनिमय प्रदर्शित करते हैं। ये क्या प्रदर्शित करते हैं? धनायन विनिमय। ये क्या प्रदर्शित करते हैं? ऋणायन विनिमय। एक धनायन के स्थान पर दूसरे धनायन का आने क्या है? एक धनायन के स्थान पर दूसरे धनायन का आने क्या है? धनायन विनिमय। तो एक ऋणायन के स्थान पर दूसरे ऋणायन का आने क्या है बेटा? ऋणायन विनिमय है। क्या है? ऋणायन विनिमय है। आपको सबसे महत्वपूर्ण जो चीज इसमें याद रखनी है वो आपको याद रखनी है बेटा कि अम्लीय मृदाओं में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आयनों की प्रधानता होती है। और बेटा जो गतवर्षीय क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन था बेटा आपके कि क्षारीय मृदाओं में किन आयनों की प्रधानता होती है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्षारीय मृदाओं में सोडियम आयनों की प्रधानता होती है। क्षारीय मृदाओं में सोडियम आयन। कौन सा है बेटा? सोडियम। या आपको रटी लेना,
सोडियम आयनों की प्रधानता होती है। ये आपके महत्वपूर्ण बातें दोनों। इसके बाद में एक तीसरी चीज और बेटा कि काली मृदाओं में, कौन सी मृदाओं में? काली मृदाओं में कैल्शियम आयनों की किसकी प्रधानता होती है? कैल्शियम आयनों की प्रधानता होती है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो ये जितने भी रसायन है इनमें मिट्टी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला रसायन कौन सा है? कैल्शियम। कौन सा बेटा? कैल्शियम। आपने सुना होगा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन मृदा में अधिकता से पाए जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा कौन सा होता है बेटा? कैल्शियम होता है। कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। और काली मृदाओं में कैल्शियम की क्या होती है? प्रधानता होती है, अर्थात इसकी जो सीसी होगी वो भी क्या होगी? उच्च होगी। तो कैल्शियम आयनों की मात्रा अधिक होती है। काली मृदाओं में कैल्शियम टर्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है बेटा? अधिक होती है। इसी प्रकार से जब आप सल्फेट मृदाएं पढ़ेंगे या सल्फेट युक्त मृदाएं पढ़ेंगे तो सल्फेट में सल्फेट युक्त मृदाओं की मात्रा अधिक होती है, कार्बोनेट्स में कार्बोनेट की अधिकता होगी, फास्फेट में फास्फेट्स की अधिकता होगी। तो ये क्या था बेटा आपका? विनिमय आयनों के प्रकार। आपसे पूछ सकते हैं कि धन आयन विनिमय में कौन कौन से आयन भाग लेते हैं? तो आप कहेंगे हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, अमोनियम आयन। जबकि ऋणायन विनिमय में कौन कौन से आयन होते हैं बेटा? सल्फेट आयन, क्लोराइड आयन, बाइफास्फेट आयंस, यहां पर बाइफास्फेट को हाइड्रोजन फास्फेट भी कहते हैं बेटा, डाइहाइड्रोजन फास्फेट, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन आयनों की क्या होती है बेटा? प्रधानता होती है। आपसे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अम्लीय मृदाओं में कौन से आयन होते हैं बेटा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आयनों की प्रधानता होती है, जबकि क्षारीय मृदाओं में सोडियम आयनों की क्या होती है? प्रधानता होती है। अर्थात ये सारी मृदाएं सोडिक मृदाएं होती है। कैसे होती है? सोडिक मृदाएं होती है, जो अपन पढ़ेंगे अध्याय 5 में। ये सोडिक मृदाएं होती है, ठीक है बेटा। और काली मृदाओं में किसकी प्रधानता होती है बेटा? कैल्शियम की मात्रा क्या होती है? अधिकता से पाई जाती है। तो सल्फेट मृदाओं में सल्फेट की मात्रा अधिक होती है। तो ये चीजें बेटा आपको याद रखनी है कि किस प्रकार के मृदाओं में कौन से आयनों की प्रधानता होती है। इसके बाद में अगला जो अपना टॉपिक है बेटा वो है ऋणायन विनिमय। जो अपने डिटेल से पढ़ा है वो कौन सा था? धनायन विनिमय। जो आपने कल वाले पार्ट 5 में पढ़ा वो था बेटा धनायन विनिमय, और आज हम पढ़ेंगे दूसरा ऋणायन विनिमय। क्या पढ़ेंगे बेटा? ऋणायन विनिमय। तो आप ध्यान देंगे बेटा, ऋणायन विनिमय, ऋणायन विनिमय, ऋणायन विनिमय। ऋणायन विनिमय बेटा आप कह सकते हैं कि इसका अन्य नाम है बेटा अम्ल विनिमय। क्या कहते हैं इसको? अम्ल विनिमय भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, अम्ल विनिमय भी कहते हैं, इसे अम्ल विनिमय भी कहते हैं। अर्थात अम्ल का क्या होता है बेटा? विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है किसी ऋणावेश के स्थान पर या किसी ऋणायन के स्थान पर अन्य ऋणायन का आने। क्या यहाँ पर ऋणायन विनिमय है? जैसे अपन उदाहरण लें, फास्फेट्स, जितने भी फास्फेट्स है बेटा, यदि उन फास्फेट्स के स्थान पर हाइड्रोक्साइड आते हैं, फास्फेट के स्थान पर क्या आते हैं बेटा? हाइड्रोक्साइड आते हैं, या हाइड्रोक्साइड के स्थान पर अन्य कोई हाइड्रोक्साइड या अन्य कोई ऋणायन आता है, तो उसे क्या कहेंगे अपन? ऋणायन विनिमय कहेंगे। इसे समझने के लिए अपन कह सकते हैं कि जब फास्फेट युक्त ऋणायन का अंश यदि आयरन या एल्यूमिनियम हो, आयरन और एल्यूमिनियम हो, फास्फेट अंश का अंश यदि एल्यूमिनियम या आयरन हो और उसके स्थान पर कोई अन्य ऋणायन जैसे हाइड्रोक्साइड आ जाए, अर्थात ऋणायन के स्थान पर क्या आ जाए बेटा? ऋणायन के स्थान पर क्या आ जाए? ऋणायन ही आ जाए। ऋणायन के स्थान पर क्या आ जाए? कोई दूसरा ऋणायन आ जाए। ये ऋणायन इसके स्थान पर आ गया, तो इसे क्या कहेंगे? ऋणायन विनिमय। और अपन ने पढ़ा है कि ये उत्क्रमण नहीं होता है। उत्क्रमण का अर्थ क्या है कि ये भी बन सकता है और ये इसमें परिवर्तित हो सकता है। अर्थात एक ऋणायन के स्थान पर किसी दूसरे ऋणायन का नहीं क्या होगा? ऋणायन विनिमय होगा। इसको दोबारा समझ सकते हैं आप लोग। ऋणायन विनिमय किसे कहते हैं बेटा? अम्ल, इसे अम्ल विनिमय भी कहते हैं। क्या कहेंगे आप? इसे अम्ल विनिमय भी कहते हैं। इसमें एक ऋणायन के स्थान पर या एक परत ऋणायन के स्थान पर दूसरी परत ऋणायन की आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? ऋणायन विनिमय कहते हैं। इसके लिए अपने एक उदाहरण लेते हैं। आपने उदाहरण लिया बेटा प्राथमिक एल्कोहल का। प्राथमिक एल्कोहल क्या है बेटा? R बराबर क्या है?
एल्किलिक समूह होता है। और तो ये भी कह सकते हैं आप लोग कि जब प्राथमिक एल्कोहल किसी अम्ल से क्रिया करता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल किसे क्रिया होगी बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहां से क्या होगा बेटा? ये अपना H प्लस आयन क्या करेगा? इसको दे देगा। तो यहां क्या हो जाएगा? ROH3 पॉजिटिव, ROH3 पॉजिटिव। दो तो ये हो गया बेटा और एक ये हो गया। तो RH3 ये इधर चला गया, ROH3 जिसमें क्या आ गया? पॉजिटिव। और यहां पर SO4 2 नेगेटिव। ये क्या हो गया बेटा? SO4 2 नेगेटिव हो गया बेटा। तो यहां पर कह सकते हैं कौन सा है बना? सल्फेट आयन। किसके स्थान पर बना? OH के स्थान पर। ये क्या है बेटा? ऋणायन है। क्या है ये? ऋणायन है। OH क्या है? ऋणायन। इसके स्थान पर कौन सा आयन आ गया? सल्फेट। तो ऋणायन के स्थान पर क्या आ गया? ऋणायन। ये ऋणायन है। प्राथमिक एल्कोहल में OH क्या है? हाइड्रोक्साइड क्या है? ऋणायन है। इसके स्थान पर क्या बन गया? सल्फेट। क्या बन गया बेटा? सल्फेट। तो ऋणायन के स्थान पर क्या आ गया? ऋणायन। तो क्या हो गया? ऋणायन। क्या हो गया बेटा? ऋणायन हो गया। इसी प्रकार से यदि अपन दूसरा उदाहरण है, प्राथमिक एमीन। क्या बताइए? प्राथमिक एमीन। और प्राथमिक एमीन में अपन उदाहरण लेते हैं कि यदि इसकी क्रिया बेटा अपन कराते हैं HCl से। HCl क्या है? अम्ल है। क्या है ये? HCl क्या है? अम्ल है। जहां पे क्या लिया था अपन? अम्ल। जहां पे क्या ले रहे हैं? अम्ल। तो यहां से H इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? RNH3। क्या बन जाएगा? RNH3। इसमें क्या आ जाएगा? प्लस। और यहां पर रह गया बेटा? Cl नेगेटिव। तो क्लोराइड। क्या गया बेटा? क्लोराइड। तो यहां क्या था बेटा? ऋणायन। यहां पर ऋणायन क्या था? ये NH2। यहां पर NH2 क्या था? ऋणायन था। NH2 क्या था? ऋणायन था। और यह ऋणायन किससे बदल गया बेटा? Cl नेगेटिव। किससे बदल गया? क्लोराइड आयन। तो एक ऋणायन के स्थान पर दूसरे ऋणायन का नहीं क्या है? ऋणायन विनिमय। इसी प्रकार से यहां पर भी एक ऋणायन के स्थान पर दूसरे ऋणायन का नहीं क्या है? ऋणायन विनिमय। यहां OH के स्थान पर क्या है? सल्फेट। यहां NH2 के स्थान पर क्या है? क्लोराइड। तो ये किसका उदाहरण हो गया बेटा? ऋणायन विनिमय का। किसका उदाहरण हो गया? ऋणायन विनिमय का। अब दोबारा देखिए, ऋणायन विनिमय इसे अम्ल विनिमय भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अम्ल विनिमय भी कहते हैं। अम्ल विनिमय के अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि फास्फेट के कुछ अंश या फास्फेट के अंश आयरन या एल्यूमिनियम से जब क्रिया करते हैं तो फास्फेट के स्थान पर यदि एल्यूमिनियम आ जाते हैं, सॉरी हाइड्रोक्साइड आ जाते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं FeOH का उल्टा हो जाए या एल्यूमिनियम OH का उल्टा आ जाए, तो ये किसमें बदल जाएंगे? ऋणायन में बदल जाएंगे। इसे क्या कहेंगे? ऋणायन विनिमय। और इसके ऊपर दोनों उदाहरण लिए हैं। एक ऋणायन के स्थान पर दूसरे ऋणायन का नहीं क्या होता? ऋणायन विनिमय होता है। और ये किस पर निर्भर करता है? ये आपको याद रखना है। तीन महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके, ये भी आपको ध्यान में देना है। नॉट, इसके लिए बेटा आपको 3 पॉइंट याद रखना है। नॉट, इसमें पहला बेटा कि यह पीएच पर निर्भर करता है। यह पीएच पर निर्भर करता है। यह पीएच के अनुसार बदलता है, निर्भर करता है या परिवर्तित होता है। परिवर्तित होता है। क्या कहेंगे बड़ा? यह पीएच पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पीएच पर निर्भर करता है या परिवर्तित होता है। यह सीईसी से विपरीत घटना है। सीईसी यह धनायन विनिमय, यह भी कह सकते हैं कि आप धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता सीईसी से जब डिटेल से बढ़े दूसरे बात, यह धनायन विनिमय से विपरीत घटना है। अर्थात जब धनायन विनिमय बढ़ेगा तो आप कह सकते हैं कि ऋणायन विनिमय घटेगा। धनायन विनिमय बढ़ेगा तो ऋणायन विनिमय क्या होगा? घटेगा। तो बेटा विपरीत घटना हो गई। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये पीएच पर निर्भर करती है या पीएच के साथ परिवर्तित होती है। ये ऋणायन विनिमय क्षमता सीईसी से क्या होती है? विपरीत घटना है बेटा। नोट आप ये भी लिख सकते हैं इसके लिए। दूसरा नोट क्या लिखेंगे बेटा? कि फास्फेट कौन सा बेटा? फास्फेट या कोई अन्य सल्फेट, फास्फेट या सल्फेट का विशोषण किसी भी पीएच वाली मृदा पर हो जाता है। ये आपको याद रखना सबसे पहले। ऐसे कौन से आयन्स हैं
जो किसी भी मृदा पर क्रिया कर जाते हैं, किसी भी मृदा पर, किसी भी मृदा पर क्रियाशील है, क्रियाशील है। ये दो आयन है जो आपको रैन है, तो आपको हमेशा रखने फास्फेट आयन और सल्फेट आयन। तो ये आप ये भी कह सकते हैं कि अम्लीय सल्फेट, क्या कहेंगे इनको, अम्लीय सल्फेट, या कह सकते हैं किसी भी मृदा पे क्या होता है बेटा, ये किसी भी मृदा पे क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। तो आपको याद रखना है कि फास्फेट व सल्फेट का डिसोशन किसी भी प्रकार की मृदा पर हो सकता है, ये बेटा आपको याद रखना है। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बेटा धनायन विनिमय क्षमता, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेरी मोस्ट याद रखना है। ये मान लीजिए कि हर पार्ट में ये टॉपिक आपको मिलेगा या इसके बारे में कोई क्वेश्चन होगा, धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता, इसे कहते हैं बेटा शॉर्ट में अपन सीईसी, क्या कहते हैं इसको, सीईसी, अर्थात कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, धनायन विनिमय क्षमता। ये भी कह सकते हैं अपन कि मृदा की, किसकी पढ़ेंगे अपन, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि इसकी इकाई क्या होती है, क्या होती है धनायन विनिमय क्षमता। इसकी इकाई होती है बेटा सेंटीमोल किलो इनवर्स, सेंटीमोल किलो इनवर्स। ये इनवर्स क्यों लिखा गया, क्योंकि ये होता है बेटा सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम, और किलोग्राम को किस रूप में लिखते हैं अपन, इनवर्स रूप में लिखते हैं। किलोग्राम को किस रूप में लिखते हैं अपन, ये किलोग्राम नीचे आ गया ना बेटा, किलोग्राम, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको, सेंटीमोल किलो इनवर्स, क्या लिखेंगे बेटा, सेंटीमोल किलो इनवर्स। धनायन विनिमय क्षमता की इकाई क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धनायन विनिमय क्षमता की इकाई क्या है, तो आप कहेंगे सेंटीमोल किलो इनवर्स। क्या होती है, सेंटीमोल किलो इनवर्स होती है। सेंटीमोल किलो इनवर्स को क्या कह सकते हैं, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, क्या लिख सकते हैं, प्रति किलोग्राम, प्रति का आता है नीचे आता है, तो आप कह सकते हैं कि सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, और प्रति जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा, तो क्या कहेंगे इसको, सेंटीमोल किलो इनवर्स कहेंगे बेटा। पूर्व में आपको यह भी याद होना चाहिए, पूर्व में इसकी इकाई या पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, तो यह भी आपको याद होना चाहिए। तो पहले बेटा इसको लिखते थे मिली तुल्यांक, क्या लिखते थे, मिली तुल्यांक, क्या लिखते हैं इसको, मिली तुल्यांक प्रति 100 ग्राम, मिली तुल्यांक प्रति 100 ग्राम। ये बेटा आपको हमेशा याद रखना है कि पूर्व में इसको क्या लिखा जाता है, इसकी इकाई क्या थी, मिली तुल्यांक प्रति 100 ग्राम, 100 ग्राम के आधार पर थी, और वर्तमान में किस पर आधारित है, किलोग्राम पर आधारित है। पहले किस पर आधारित थी, 100 ग्राम पर, अब कितने पर है, 1000 ग्राम पर, अर्थात इसकी इकाई पहले क्या थी, मिली तुल्यांक प्रति 100 ग्राम, और वर्तमान में क्या है, सेंटीमोल किलो इनवर्स, सेंटीमोल किलो इनवर्स। तो किलो पर आधारित है, पहले 100 ग्राम पर आधारित थी, और ये किस पे आधारित थी बेटा, कौन सी पद्धति में थी, एसआई पद्धति, अर्थात इंटरनेशनल सिस्टम है बेटा, आईएस पद्धति, अर्थात एसआई पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट, इसकी जो यूनिट है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, और तो इसी एसआई पद्धति भी कहते हैं इसको। तो ये भी आपको याद रखना बेटा कि धनायन विनिमय क्षमता की शॉर्ट फॉर्म क्या है, सीईसी है, इसकी इकाई क्या है, सेंटीमोल किलो इनवर्स है, जिसे सेंटीमोल प्रति किलोग्राम भी कहते हैं, और इसकी क्या थी, मिली तुल्यांक प्रति 100 ग्राम बेटा इसको कहते थे। ये भी आपको याद रखना है कि ये क्या होती है। इसके बाद में आपको जो छोटी चीज है वो आपको याद रखना है कि भिन्न भिन्न, ये कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न जो मृदाएं हैं उनके लिए धनायन विनिमय क्षमता बेटा अलग अलग होती है। किसी की धनायन विनिमय क्षमता बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि मैंने पहले वाले पाठ में पढ़ाया था, आप लोग बताइए कि सबसे ज्यादा धनायन विनिमय क्षमता किसकी होती है, तो आपका एक उत्तर होगा कि कार्बनिक मृदा कोलाइड्स में ह्यूमस की होती है, और ह्यूमस की कितनी होती है बेटा, ह्यूमस की होती है 150 से 300, 150 से 300 सेंटीमोल इनवर्स। औसत कितना होता है इसका, 200, तो आपका उत्तर क्या होगा, 200 सेंटीमोल किलो इनवर्स होती है। तो बेटा ये भी आपको ध्यान रखना है कि किन किन मृदाओं के लिए इसकी धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है, धनायन विनिमय क्षमता, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग।
धन आयन विनिमय क्षमता। और बेटा मैंने आपको बताया कि किसके आधार पर ली गई, ये ली गई किलोग्राम पर आधारित। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम मृदा द्वारा, 1 किलोग्राम, जैसे आपने 1 किलो मिट्टी ली, 1 किलोग्राम मृदा द्वारा, 1 किलोग्राम मृदा द्वारा अधिशोषित, 1 किलोग्राम मृदा द्वारा अधिशोषित H+ आयनों या H+ आयनों या किसी अन्य आयन द्वारा अधिशोषित की गई मात्रा CEC कहलाती है, CEC कहलाती है। आप क्या कह सकते हैं बेटा कि 1 किलोग्राम मृदा द्वारा अधिशोषित H+ या 1 किलोग्राम मृदा द्वारा H+ या अन्य धन आयनों द्वारा अधिशोषित की गई मात्रा क्या है, धन आयन विनिमय क्षमता है। अर्थात मिट्टी कितने धन आयनों को, 1 किलोग्राम मिट्टी कितने धन आयनों को अधिशोषित कर सकती है या कितने को एब्जॉर्ब कर सकती है, वही क्या होगी बेटा, इसकी CEC मान होगा। तो एक प्रकार से क्या होगी, इसकी परिभाषा होगी। क्या होगी इसकी परिभाषा होगी। अगर आपसे जो पूछे तो आप क्या बताएंगे बेटा, 1 किलोग्राम मृदा द्वारा अधिशोषित H+ आयनों की मात्रा या अन्य आयनों द्वारा अधिशोषित की गई मात्रा क्या कहलाती है, CEC कहलाती है। और अलग अलग के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे आप बताइए मेरे को कि आप लोगों ने कौन से पढ़े, जैसे कि आपने पढ़ा केओलिनाइट्स, आपने पढ़ा था केओलिनाइट्स। तो इसकी एक तो होता है औसत, एक तो क्या होता है इसका औसत मान, और एक होती है बेटा इसकी परास। परास किसे कहते हैं, रेंज। इसकी रेंज कहां से कहां तक है। तो पहला केओलिनाइट्स, केओलिनाइट्स कितनी होती है बेटा, इसका होता है 8 सेंटीमोल किलो इनवर्स। इसका औसत मान डायरेक्ट पूछना आपको तो ये बताना आपको कि केओलिनाइट्स का CEC मान कितना होता है, केओलिनाइट्स का CEC मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 8 सेंटीमोल किलो इनवर्स। जबकि परास कहां से कहां तक होती है, 3 से 8 तक, बेटा सॉरी 3 से 15 तक, बेटा 3 से 15 तक सेंटीमोल किलो इनवर्स में ये होती है। इसके बाद में दूसरी बेटा केओलिनाइट्स के बाद में मोंटमोरिलोनाइट्स, मोंटमोरिलोनाइट्स आप लोगों ने पढ़ा है बड़ा, 3 प्रकार की होती है, केओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट, हाइड्रस माइका। तो दूसरी कौन सी है, मोंटमोरिलोनाइट। और मोंटमोरिलोनाइट की जो परास होती है बेटा वो होती है 80 सेंटीमोल किलो इनवर्स। ये याद रखना, 8 के बाद में डायरेक्ट 80 है, केओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट 8 के बाद 80। और इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 100 से 100, सॉरी इसकी जो रेंज होगी बेटा वो होगी आप कह सकते हैं 60 से 100, कितनी होगी 60 से 100 सेंटीमोल किलो इनवर्स। मेरा बताने का तात्पर्य ये है कि एक छोटा सा क्लू बताता हूं, मेरा ये स्पष्ट नहीं है लेकिन क्लू से आप याद रख सकते हैं। जैसे कि 60 और 100, 60 और 100 कितना होगा, 160 कितना हो गया, अरे 60 और 100 कितना हो गया, 160। और इसमें आप दोनों भाग में देखिए कितना आ गया, 80 आ गया ना। तो ये क्या होगी, इसकी औसत होगी, क्या होगी, सेंटीमोल किलो इनवर्स। ये मेरे द्वारा बनाया फार्मूला है, कोई वैज्ञानिक फार्मूला नहीं है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो यहां पर क्या हो गया, 60 से 100 सेंटीमोल, ये क्या होगी, इसकी रेंज होगी। और ये आगे बना रहा है 80 सेंटीमोल किलो इनवर्स। यहां पर 3 से 15 वाला नहीं लगेगा। तीसरा इलाइट, इलाइट या हाइड्रस माइका, क्या कहते हैं इसको, हाइड्रस माइका। इलाइट का दूसरा नाम क्या है बेटा, हाइड्रस माइका होता है। इलाइट का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रस माइका। और वो कितनी होती है बेटा, 30, कितनी होती है, 30। इसको लिखेंगे आप 30 सेंटीमोल किलो इनवर्स। चलो आप परास बता सकते हो, जैसे कि 20 से 40, कितनी हो गई, 20 से 40 सेंटीमोल किलो इनवर्स। अब आप वापस वही क्लियर होगा बेटा, देखो देखो लगाओ, 20 प्लस 40 कितने हो गए, 60। और 60 में 2 का भाग कितने आ गए, 30। आगे की रेंज निकालना, आपको रेंज जैसे निकाल भी सकते हैं लेकिन वैज्ञानिक फार्मूला नहीं है, याद रखना पड़ेगा आपको। इसके बाद में चौथा है बेटा वर्मिकुलाइट। कौन सा है, वर्मिकुलाइट,
वर्मिकुलाइट की दनायन विनिमय क्षमता। ये पूछ लेते कई बार एग्जाम्स में कि वर्मिकुलाइट की दनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है, तो आप कहेंगे बेटा इसकी दनायन विनिमय क्षमता होती है 150 सेंटीमोल किलो इनवर्स। कितनी होती है? 150 सेंटीमोल किलो इनवर्स। और इसकी अगर आपको रेंज पूछते हैं क्या बताओगे? रेंज तो आप कहेंगे 100 से 300। कितनी होती है इसकी? 100 से 300। 100 से 300 यहाँ पर बहुत बड़ा नहीं हो रहा है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। 100 से 300 आपको रट्टा लगाना, याद रखना है। तो सेंटीमोल किलो इनवर्स होती है, सेंटीमोल किलो इनवर्स होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वर्मिकुलाइट कितनी होती है? 150 से 100, 150 सेंटीमोल किलो इनवर्स। और ये कहां तक होती है? 100 से 300 तक होती है। इसके बाद में पांचवा बेटा क्लोराइड। कौन सा है? क्लोराइड। और क्लोराइड कितनी होती है बेटा? सॉरी कोई बात नहीं, क्लोराइड की देखो आप, ये होती है बेटा 50। कितनी होती है? 50 सेंटीमोल किलो इनवर्स। कितनी होती है? 50 सेंटीमोल किलो इनवर्स होती है। और इसकी जो रेंज है ये आपको 20 से 40। कितनी होती है? 20 से 40 सेंटीमोल किलो इनवर्स होती है। ये भी अपने फॉर्मूले में फिट नहीं हो पा रहा है। इसके बाद में जो छठी रेंज है, वो छठी बेटा आपको याद रखनी ह्यूमस की, जो आप सब जानते हैं। ह्यूमस की किताब में हो सकता है 150 दी गई हो, लेकिन ये आपको हमेशा याद रखनी है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा पूछ जाती है बेटा। और ये होती है 200 सेंटीमोल किलो इनवर्स, जो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक किसकी होती है? सबसे अधिक किसकी होती है? तो आपका ये ह्यूमस की। कार्बनिक क्लोराइड में सबसे ज्यादा किसकी होती है? ह्यूमस की होती है। और कितनी होती है? 200 सेंटीमोल किलो इनवर्स होती है। और इसकी जो परास होती है कितनी होती है बेटा? इसकी जो परास होती है कितनी होती है? ये होती है 150 से, ये भी कह सकते हैं 150 से 300 तक। कितनी होती है? 150 से 300 तक, या 100 से 300 भी कह सकते हैं आपको। क्योंकि देखो अगर आप ऐसे लिखें 100 से 300, कितना लिखें? 100 से 300 लिखे बेटा, कितना लिखें? 100 से 300 लिखे बेटा, कितना लिखें? ह्यूमस के लिए 100 से 300 लिखे, तो 100 प्लस 300 बराबर कितना हो गया? 400। और 400 में बेटा अपन दो भाग कितना जाएंगे? 200। तो ह्यूमस की कितनी हो गई? 200 सेंटीमोल किलो इनवर्स होती है। कितनी होती है? ह्यूमस की 200 सेंटीमोल किलो इनवर्स होती है। और इसके बाद में जो अगली दनायन विनिमय क्षमता है वो किसकी है? एक बार बताऊंगा मैं आपको, और वो भी बेटा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, जो एक ऋणायन है। क्या है? ऋणायन विनिमय को बताया था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं बेटा इसको? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं इसको? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और इसकी दनायन विनिमय क्षमता होती है बेटा ओनली 4। चौका लगा दिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लगा दिया, चौका लगा दिया। और कितनी होती है? परास, इसकी रेंज कितनी होती है? इसकी रेंज कितनी होती है बेटा? 3 से 10। कितनी होती है? 3 से 10 होती है, या 3 से 10 सेंटीमोल किलो इनवर्स होती है। और ये 4 सेंटीमोल किलो इनवर्स। तो अपने दनायन विनिमय क्षमता जो पढ़ी है उसमें बड़ा अच्छा है कि महत्वपूर्ण पढ़ी है। सबसे पहले किसकी पढ़ी है? केओलिनाइट्स की। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 8 सेंटीमोल किलो इनवर्स। और इसकी परास होती है वो 3 से 15 सेंटीमोल किलो इनवर्स तक होती है। दूसरा बड़ा बड़ा अपने मोनोनाइट्स, इसकी होती है 80 सेंटीमोल किलो इनवर्स। अर्थात सबसे ज्यादा किसकी होती है? इन तीनों में सबसे ज्यादा किसकी है? कई बार पढ़ाता पढ़ने कि केओलिनाइट और इलाइट, इलाइट की मध्य की होती है, सबसे कम किसकी होती है? केओलिनाइट्स की होती है। और सबसे ज्यादा किसकी होती है? मोनोनाइट। सिलिकेट मृतिकाओं में एक क्वेश्चन बन गया कि सिलिकेट मृतिकाओं में, सिलिकेट मृतिकाओं में सर्वाधिक CEC का मान, CEC का मान किसका होता है? तो बताइए बेटा आपको किसका होता है? आप कहेंगे मॉन्ट मोरिलोनाइट का। किसका होता है? मॉन्ट मोरिलोनाइट का होता है। सिलिकेट मृतिकाओं में सबसे किसका होता है? मॉन्ट मोरिलोनाइट्स का। सबसे कम किसका होता है? केओलिनाइट्स का। कम किसका हो गया? केओलिनाइट्स। कम किसका होता है? केओलिनाइट्स का। मध्य का किसका होता है? इलाइट्स का। मध्य का किसका होता है? इलाइट्स का, हाइड्रस माइका का। और सबसे ज्यादा किसका होता है? मोनोनाइट्स का। वर्मिकुलाइट्स में इसका मान होता है 150 सेंटीमोल किलो इनवर्स, जब इसकी रेंज होती है 100 से 300 सेंटीमोल किलो इनवर्स होती है। और ये भी लगभग मध्य का। इसके बाद में क्लोराइड से, जो क्या है? क्या ऋणायन विनिमय में पढ़ेंगे अपन क्लोराइड से। क्लोराइड का कितना होता है? 50 सेंटीमोल किलो इनवर्स। और रेंज होती है 20 से 40 तक।
सॉरी 20 से 40 तक होती है क्लोराइड, 20 से 80 तक होनी चाहिए, 20 से 80 तक होती है, 20 से 80 तक क्या होती है बेटा, क्लोराइड्स की होती है। उसके बाद में ह्यूमस की कितनी होती है, 200। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कौन सा है, ह्यूमस की दनाइन मिनिमम क्षमता बताइए, तो ये होती है 200 सेंटीमोल किलो बार, 150 से 300 इसकी रेंज होती है बेटा। और इसके बाद में ये पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है चार्ज, तो क्या होती है इसकी चार्ज, तो क्या होती है उसका औसत, क्या होता है औसत। और रेंज कितनी थी, रेंज कितनी थी बेटा इसकी, 3 से 10, कितनी थी 3 से 10, ये क्या थी इसकी रेंज, इसकी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, किसकी बेटा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, इसकी रेंज, इसकी औसत 4 और रेंज 3 से 10। तो ये पढ़ा बेटा अपन ने, क्या पढ़ा, ऋणायन, ये कह सकते हैं आप लोग आयन विनिमय के प्रकार, धनायन विनिमय और ऋणायन विनिमय। इसमें अपन ने पहला पढ़ा ऋणायन विनिमय, जो जर्मनी प्रक्रम है, जो दोनों दिशाओं में चलता है और सजातीय आवेश वाले आयनों का विनिमय होता है। ये 2 प्रकार का होता है, धनायन विनिमय और ऋणायन विनिमय। धनायन विनिमय किसे कहते हैं, आप कहेंगे ह्यूमस के कण या क्ले क्रिस्टल पर ऋणावेशित होने के कारण आयनों को जो आकर्षित करते हैं या धनायनों का आकर्षण होता है, उसे क्या कहते हैं, धनायन विनिमय कहते हैं। इसकी क्रिया भी आप लोगों ने पढ़ी, ये कौन कौन से होते हैं वो अपने पढ़ा, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और अमोनियम, ये सब क्या होते हैं बेटा धनायनिक होते हैं। जबकि सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट्स, बाइकार्बोनेट्स, फास्फेट्स, डाइहाइड्रोजन फास्फेट्स, ये क्या होते हैं, ऋणायनिक होते हैं। आप बताइए अम्लीय मृदाओं में किसकी प्रधानता होती है, अम्लीय मृदाओं में किसकी प्रधानता होती है, तो आप कहेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, किसकी होती है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की। ये भी लिख सकते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, किसकी होती है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की होती है बेटा। और दूसरी सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, क्षारीय मृदाओं में, किसमें बेटा, क्षारीय मृदाओं में किसकी प्रधानता होती है, क्षारीय मृदाओं में जो बेटा सोडियम आयंस की, किसकी होती है, सोडियम आयंस की। इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि काली मृदाओं में किसकी प्रधानता होती है, काली मृदाओं में किसकी प्रधानता होती है, तो आप कहेंगे कैल्शियम आयनों की। सभी प्रकार की मृदाओं में यदि सबसे ज्यादा कोई आयन पाया जाता है तो कौन सा आयन होता है बेटा, वो कैल्शियम आयन होता है। अर्थात काली मृदाओं में कैल्शियम की प्रधानता होती है, सल्फेट में सल्फेट पाए जाते हैं, अर्थात धनायन विनिमय किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे 1 किलोग्राम मृदा द्वारा या 1 किलोग्राम मृदा द्वारा अवशोषित H+ आयनों की या किसी अन्य आयनों की अधिशोषित मात्रा ही क्या कहलाती है, धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। यदि अपने उदाहरण लें कि 10 सेंटीमोल किलो इनवर्स के लिए कितनी होगी, 10 सेंटीमोल किलो इनवर्स 1 किलोग्राम में कितना विलेय है, तो आप कहेंगे 10 सेंटीमोल किलो इनवर्स ही विलेय है। 1 किलोग्राम में कितना विलेय है, 10 सेंटीमोल किलो इनवर्स ही विलेय है। ये भी आपको बड़ा ध्यान में रखना है। इसके बाद में आपसे ये पूछा सकता है कि धनायन विनिमय क्षमता इसकी इकाई क्या होती है, धनायन विनिमय क्षमता की इकाई क्या होती है, तो आप कहेंगे सेंटीमोल किलो इनवर्स होती है। पूर्व में क्या थी बेटा, तो आप कहेंगे मिलीग्राम, क्या थी है, मिली तुल्यांक में थी, किसमें थी बेटा, मिली तुल्यांक प्रति 100 ग्राम, मिली तुल्यांक प्रति 100 ग्राम। इन दोनों इकाइयों को, इनका मान दोनों इकाइयों क्या होता है बेटा, हमेशा बराबर ही होता है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि किस पद्धति में, तो आप कहेंगे एसआई पद्धति में। कौन सी पद्धति बेटा, एसआई पद्धति में सबसे ज्यादा किसका होता है, तो आप कहेंगे ह्यूमस का होता है। क्लोराइड्स का कितना होता है, तो आप कहेंगे 8 होता है, मोनोनाइट का 80 होता है, इलाइट्स का कितना होता है बेटा, 30 होता है। सबसे कम किसका होता है, केवलाइट्स का, सबसे अधिक मोनोनाइट्स का, मध्य किसका होता है, हाइड्रोजन माइका का। वर्बिकुलाइट्स का कितना होता है, तो आप कहेंगे 150 होता है। ह्यूमस का कितना होता है, 200 होता है। क्लोराइड का कितना होता है, 50 होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, 4 होता है। तो इन सब बातों को आपको याद रखना है और आपको अपनी नोटबुक में उतारना है। आज अपने 2 पार्ट हो गए बेटा। पहला पढ़ा था अपन ने धनायन विनिमय क्षमता, आज पढ़ा अपन ने ऋणायन विनिमय क्षमता, अर्थात 2 प्रकार के धनायन और ऋणायन। अगला जो टॉपिक होगा, जो अगली क्लास में जो होगा, वो टॉपिक होगा बेटा अपना धनायन विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक। धनायन विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक, जिनका अपन अध्ययन करेंगे पार्ट 3 अगले क्लास में।
पार्ट 3 में द आयन मिनिमम को प्राप्त करने वाले कार्य। ठीक है बेटा, आप नोट उतारते रहेंगे, कुछ बच्चे चेक भी करा रहे हैं, कुछ बच्चे आए भी थे, आप लोगों को भी लगातार क्लास में आना है। और 10 तारीख से हो सकता है कि आपकी ऑफलाइन क्लास है, सुबह आपको 7:30 बजे यहाँ पढ़ा जाना है। ठीक है ना, और आपको सर बता देंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।